बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमटीकेट सेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 4 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम 5th यूनिट शुरू करने लगे हैं। 5th यूनिट को अगर आप देखें तो 5th यूनिट विद रिस्पेक्ट टू हम बात कर रहे हैं C5 ऑफ स्टार्स एकेडमी। स्टार्स एकेडमी का जो C5 है उसके अंदर 2 चैप्टर्स टेक्स्ट बुक के शामिल किए गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट्स एमडीकेट के शामिल किए गए हैं। एक है थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जिसे केमिकल एनर्जेटिक्स का नाम दिया गया है, और एक है रिएक्शन काइनेटिक्स। तो 2 यूनिट हैं। रिलेटिवली यहाँ पर हमें लगता है कि पहली बारी ऐसा हुआ है कि हमारा वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो गया है एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। इससे पहले आमतौर पे ना इतना बड़ा यूनिट नहीं हमें मिला, यानी कि C5 में 2 चैप्टर जो कि काफ़ी लेंथी हैं, कंसेप्चुअल भी हैं, उन्हें इकट्ठा रखा गया है। तो ज़रूरत होती है कई दफ़ा ऐसा काम करने की, लेकिन रूटीन में बाकी चैप्टर्स अगर आप देखें तो वो अलग अलग ही थे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इकट्ठी की गई हैं। यकीनी बात है कि फिर यहाँ पर जो हमारा टाइम फ्रेम है वो हमने थोड़ा पीछे से बचाया भी था जी। अब वो जो पीछे से बचाया था उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अगर हम 3 लेक्चर्स के अंदर बात मुकम्मल ना कर सके तो हम 4th लेक्चर भी लगा लेंगे। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि टाइम अवेलेबल है। तो आज हमने जो बात करनी है वो है केमिकल एनर्जेटिक्स की। आज की बात का तरीक़ाकार क्या है, पहले तो ये फाइनल कर लें कि चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ भी चीज़ छोड़ने की। आपको सारी चीज़ें करनी हैं क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देख लें, हीट, वर्क, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी या फिर हेस लॉज वगैरह, ये सारे ना रिलेटेड हैं, ये सारे ही करने पड़ते हैं, कुछ छोड़ नहीं सकते आप इसमें। तो पहले तो हमने ये फाइनल कर लिया कि केमिकल एनर्जेटिक्स को करने के लिए हम फर्स्ट ईयर का 7 चैप्टर 1 to ऑल सारा ही करेंगे। अब जब सारा करेंगे ना तो उसको करने के लिए मैंने यहाँ पर तरीका जो लगाया है वो ये है कि सारी चीज़ों को मैं ख़ास तरीके से बता दूँगा एक बारी। आज का हमारा काम जो है वो एंथैल्पीज़ को इतना ज़्यादा टच नहीं करेगा। इसके अलावा बाकी जो कुछ है चैप्टर में, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या एंथैल्पी का जो बेसिक रिलेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V वगैरह, इस तरह की सारी बातें हम करेंगे। जो एंथैल्पीज़ की कैलकुलेशन है या हेस्ला है वो हमने नेक्स्ट टाइम के लिए रख दिया है। अब जो काम हमने आज करना है उसमें हमारा तरीका ये है कि हम एक बारी सारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे और फिर उनके लिए एक काफ़ी कसीर तादाद में जो प्रैक्टिस MCQs हैं फिर उनकी तरफ जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे आज के टॉपिक्स जो हैं एक एक करके उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। उनमें जो छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। जब इनसे मुकम्मल कर लेंगे बात को तो फिर हम चलेंगे आज के MCQs की तरफ। उम्मीद है कि बात क्लियर कर दी है जी मैंने अभी तक जो अपनी कही है। तो स्टार्ट करते हैं। चल रहा है C5 और उसमें सबसे पहले हम ये फाइनल करना चाह रहे हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री की कुछ बेसिक टर्म्स क्या हैं। तो एक बेसिक टर्म है जी Q। Q किसे कहते हैं? Q कहते हैं हीट को। सही जनाब, हीट। और हीट क्या है? इट इज़ द एनर्जी फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अगर 2 बॉडीज़ हैं उनके दरमियान में टेम्परेचर का फ़र्क है तो उनके दरमियान में एनर्जी फ़्लो करेगी। इस एनर्जी को क्या कह देंगे? हीट कह देंगे। अच्छा, फिर आ जाता है T। ये क्या है? ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर है मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, अगर आप उसे डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट या केल्विन में नाप लें तो आप इसे कहेंगे कि आपने उस बॉडी का टेम्परेचर नाप लिया है। सही जनाब। आगे चल पड़ते हैं। एक और टर्म हमें मिलती है E।
ई को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टू एग्जिस्ट। एक स्पीशी को एग्जिस्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, एक गैस है एक बर्तन के अंदर, तो वो गैस का मालिक्यूल उस हालत में उनकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसे आप कह देंगे कि ये उनकी इंटरनल एनर्जी है। सही जनाब, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइप की आती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ना, सॉलिड्स में सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ही होती है, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं या फिर गैसेस होती हैं, उनके पास तीनों ही तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। आगे चल पड़ते हैं जी। एक टर्म है एच, एच को कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी होती है एनर्जी चेंज हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज कह लेते हैं, चलें ऐसे कह लेते हैं, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट चेंज होता है ना, उसे कहते हैं एंथैल्पी। यानी कि अगर आप किसी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर रखें तो उसके अंदर जो हीट चेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो हमें उस सिस्टम की एंथैल्पी के बारे में बताएगा। अब खुला ये जो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, कांस्टेंट प्रेशर का मामला एक बारी ज़रा समझ लें। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि जिस कंटेनर में रिएक्शन करवाया जा रहा है उसका जो मुंह है वो खुला हुआ है। सही जी। यानी कि अगर एक बर्तन इस तरह हो, एक कंटेनर इस तरह हो, तो अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए आपको क्या मिलेगी जी? एंथैल्पी मिलेगी। सही जनाब। लेकिन अगर आप इस बर्तन को बंद कर देंगे तो ऊपर से आप इसे ढकना ढक देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से, तो अब यहाँ पर जो आप नाप रहे हैं ना, वो इंटरनल एनर्जी की चेंज है। इस बात पर आगे काफ़ी दफ़ा बात होगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि एक ओपन कंटेनर में जो रिएक्शन हो रहा होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी चेंज होगा वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। एक क्लोज्ड कंटेनर में जो रिएक्शन हो रहा होता है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। उसमें क्या कांस्टेंट होता है जी? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी चेंज होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ये एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन थी। अब इस इन्फॉर्मेशन को यहीं पर अहम इन्फॉर्मेशन समझकर याद कर कर हम यहाँ ब्रेक लगा रहे हैं और हम जा रहे हैं रिएक्शंस की टाइप्स पर। सही जी। कुछ जनरल डेफिनेशंस हमने करनी जो चैप्टर में हमारे इस्तेमाल होंगी। अब हम चलते हैं रिएक्शंस कितने टाइप के हैं। एक रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और दूसरी तरफ एक और रिएक्शंस होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गए, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गए। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट given by the system। सही जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो सिस्टम है ना वो हीट दे देता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में इसके उलट होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द
सराउंडिंग्स। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम तो हीट दे रहा है, तो हीट जा कहाँ रही है, वो सराउंडिंग में जा रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट गिवन बाय द सराउंडिंग्स। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट जो है वो सराउंडिंग्स दे रही होती हैं। आगे चलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जब होते हैं तो उनमें इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी, ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सबसे पहला ए लिख रहा हूं उसे, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम। सबसे पहले ये होता है कि सिस्टम जो है ना वो जब रिएक्शन करता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है और इसके नतीजे में उसमें से हीट निकलती है। फिर बी, हीट गोज टू सराउंडिंग। फिर ये हीट चली जाती है सराउंडिंग के पास। सिस्टम में से हीट पैदा हुई और वो हीट चली गई सराउंडिंग के पास। अब सिस्टम जब अपनी हीट सराउंडिंग को दे देगा तो फिर सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम गेट्स बैक नॉर्मल, सिस्टम वापस नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि सिस्टम ने हीट दी, सिस्टम से हीट सराउंडिंग में चली गई और सिस्टम वापस नॉर्मल हो गया। यूजुअली इस प्रोसेस के दौरान, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के दौरान, कंटेनर इज हॉट। वो कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो बर्तन गर्म हो जाता है। इसके मुकाबले में एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, इवेंट्स क्या हैं वहां पर। इवेंट्स ये हैं कि सबसे पहले सिस्टम कूल्स डाउन। सबसे पहला ही काम ये होता है कि सिस्टम जब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन करता है तो सिस्टम अपने आप से ही, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने आप से ही हीट ले लेता है और सिस्टम ठंडा हो जाता है। जब सिस्टम ठंडा हो जाता है तो अब हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग। अब ये होता है कि सराउंडिंग अपनी हीट जो है ना वो दे देती है सिस्टम को। मान लें कि हीट, सिस्टम ठंडा हुआ तो अब सराउंडिंग से हीट उसके पास आ गई। जब सराउंडिंग से हीट उसके पास हो जाएगी तो फिर सिस्टम गेट्स बैक नॉर्मल, सिस्टम वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा और इस नतीजे में सराउंडिंग क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। आखिरी बात देख लें, यहाँ पर कंटेनर इज कोल्ड, कंटेनर ठंडा हो जाता है। सही हो गई जी बात। अब ज़रा मिसाल समझें, मिसाल को अच्छे तरीके से समझना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को मैं समझा रहा हूँ। आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल कार्बन है, उसे ऑक्सीजन से मिला दिया, माचिस की तीली जला दी, फॉर एग्जांपल फास्फोरस को जला दिया, या कोई भी चीज़ जो जला रहे हैं आप उसे जलाते हैं तो जलाने से जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सिस्टम रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने से वो हीट दे रहा है, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। फिर ये हीट सराउंडिंग में चली जाएगी, आप उससे हीट ले लेंगे, आपको वो गर्म कर देगी या माहौल को गर्म कर देगी, और माहौल जब गर्म होगा तो सिस्टम ने वापस नॉर्मल हो जाना है, सिस्टम वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा और वो हीट जो वहाँ से पैदा हुई थी वो कहाँ चली गई, वो सराउंडिंग में चली गई और कंटेनर गर्म हो गया। मिसाल के तौर पे आप किसी बर्तन के अंदर अगर कोई चीज़ गर्म कर लेते हैं, कुछ जलाकर कागज़ वगैरह रख देते हैं तो वो बर्तन, वो कंटेनर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसके अलावा एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर आप अमोनियम क्लोराइड को पानी में डालें तो अमोनियम क्लोराइड की पानी में सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक होती है। अब वो एंडोथर्मिक है तो फिर क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही पानी में डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड और पानी जो कि हमारा सिस्टम है उनके दरमियान बॉन्डिंग में तब्दीली आएगी और इस तब्दीली की वजह से सिस्टम ठंडा हो जाएगा। सबसे पहले सिस्टम अपने आप से हीट लेता है जी, बाद में सराउंडिंग उस हीट को कंपेंसेट करती है और जब सराउंडिंग अपनी हीट सिस्टम को दे देती है तो फिर सराउंडिंग ठंडी हो जाती है। सही जी, सराउंडिंग ठंडी क्यों हो रही है, क्योंकि सिस्टम
के अंदर ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे सिस्टम ठंडा हो गया। जब सिस्टम ठंडा हो गया तो अब वो वापस नॉर्मल होने के लिए क्या करेगा, अपनी सराउंडिंग से एनर्जी ले लेगा और फिर सराउंडिंग ठंडी हो जाएगी और वो वापस नॉर्मल पर आ जाएगा। इस अमल के दौरान कंटेनर कैसा हो जाता है जी, कोल्ड हो जाता है। अब मैं बना रहा हूँ जी ग्राफ, देखें ज़रा, एक ग्राफ बहुत ही अच्छा, लेकिन इससे भी अच्छा अगला ग्राफ होगा। तो इस ग्राफ के अंदर हमें नज़र आ रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट ऊपर होते हैं एनर्जी में और प्रोडक्ट नीचे होते हैं। वाई एक्सिस पर हमने एनर्जी बनाई हुई है जी, एंथैल्पी कह लें, एनर्जी कह लें, कुछ भी कह लें। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऊपर हैं, रिएक्टेंट नीचे हैं। सही जनाब। याद रख लें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से। यहाँ से दूसरी अहम बात हम ये सीखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो फ़र्क है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो फ़र्क है उसे कहते हैं डेल्टा एच, उसे कहते हैं एंथैल्पी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के फ़र्क को एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं जी, ये पक्की बात है। अच्छा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है, केमिस्ट्री में नेगेटिव है जी। फिज़िक्स में कोई और साइन होता है तो हमें उससे गर्ज नहीं है, हमें केमिस्ट्री से ही गर्ज है। और यहाँ पर डेल्टा एच एंडोथर्मिक रिएक्शन में पॉजिटिव होता है। यहाँ एक और बात भी याद रहे, ये जो मैंने लिख दिया है कि एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा एच, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। कोई रिएक्शन, बहुत अहम इंफॉर्मेशन, कोई रिएक्शन किसी तरह भी हो, चाहे वो रिएक्शन खुद से हो रहा हो, चाहे वो रिएक्शन किसी कैटालिस्ट की मदद से हो, चाहे वो रिएक्शन गर्म करके हो, चाहे वो रिएक्शन ठंडा करके हो, कुछ भी हो जाए, किसी तरह भी जब भी एक रिएक्शन ने होना है तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का जो फ़र्क है, एंथैल्पी का जो फ़र्क है, ई लिख लें, एच लिख लें, आमतौर पर दोनों एक ही मतलब में इस्तेमाल होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा जी, डेल्टा एच कहलाएगा। सही जी, वो क्या कहलाएगा, डेल्टा एच कहलाएगा। क्लियर हो गई जी बात, ई पी माइनस ई आर इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये बात पक्की होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का फ़र्क क्या है, डेल्टा एच है। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं। अब उस ग्राफ को भी साथ ही देखना ज़रूरी है, इसलिए कि वो ग्राफ इन दोनों चैप्टर्स के साथ ही रिलेटेड है। देखें ज़रा इस ग्राफ को, ये लें जनाब, बड़ा ग्राफ बना लिया थोड़ा हमने। अच्छा, अब इस ग्राफ में ख़ास बात क्या है, ये वाला एक्सोथर्मिक के लिए मैंने बना लिया, ये वाला एंडोथर्मिक के लिए मैंने बना लिया। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट नीचे, रिएक्टेंट ऊपर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ऊपर, इधर रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ऊपर। सही जनाब। अब जनाब रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, वो प्रोडक्ट बना देता है। रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, वो प्रोडक्ट बना देता है। एक बात पक्की है, पक्की बात क्या है मैंने बताई, मैंने कहा कि जनाब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी चेंज है, जो एनर्जी डिफरेंस है, उसे एंथैल्पी कहते हैं। दूसरी बात बताने लगा हूँ, दूसरी बात यह है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट की एनर्जी का जो गैप है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट की एनर्जी का जो गैप है, उसे नाम दिया जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। याद रख लें जनाब, रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी का जो गैप होता है उसे कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये रही जनाब, ऐसे आ गई। यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जी वो ये रही। सही जी, ये रही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन।
क्लियर हो गया जी मामला। ये एक अहम नतीजा है, बहुत ही अहम नतीजा है। क्या बात है इसकी, क्योंकि ये टॉपिक 11 चैप्टर में भी है, यहाँ पर भी है, तो बहुत ही अहम बात हो गई कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से अगर आप रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दें तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ जाती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि एक रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है तो वो रिएक्शन रिवर्स में भी आ सकता है, वो वापस भी आ सकता है। तो अगर आप एक रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, बहुत अहम, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए पहले, अगर ये स्टेप आपका क्लियर नहीं है तो हमें आगे जाकर फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने क्या कहा कि जनाब अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो वो रिवर्स भी आ सकता है। अब मान लें कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में गया, इस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, तो याद रखना है आपने कि अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स डायरेक्शन में वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। सही जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स डायरेक्शन में वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो रिवर्स डायरेक्शन में वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। सही है जी बात। अब रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा, देखें मैं लिख देता हूं, ये है रिएक्टेंट, ये बना रहा है प्रोडक्ट, ये रिएक्शन जा रहा है फॉरवर्ड में। अगर मैं इसे रिवर्स करवा दूंगा फिर क्या होगा, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करवा देता हूं तो जब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करवाऊंगा, बैकवर्ड में लेकर जाऊंगा, तो जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट बन जाएंगे और जो मेरे रिएक्टेंट हैं वो मेरे प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्लियर हो गई जी बात। देखा आपने, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था तो ये रिएक्टेंट था, जब रिएक्शन रिवर्स आ रहा है तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट बन गया, ये रिएक्टेंट बन गया। सही जनाब, ये लें जनाब, ये क्या बन गया, रिएक्टेंट, ये बन गया प्रोडक्ट। कब, जब रिएक्शन वापस आ रहा है, जब रिएक्शन वापस आया तो हालात चेंज हो गए। लें जनाब, हालात चेंज हो गए हैं, मैं सारे साइन हटा देता हूँ। अब रिएक्शन जो पहले फॉरवर्ड जा रहा था अब मैं उसे रिवर्स में लेकर जा रहा हूँ, और जब मैं रिएक्शन को रिवर्स में लेकर जाता हूँ तो मेरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएंगे। पहले ज़रा याद रखें कि पहले मैंने क्या कहा था, पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी ये। सही जनाब, क्योंकि ये रिएक्टेंट था। अब ये रिएक्टेंट हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई। गौर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि अगर याद रख लें इंफॉर्मेशन के तौर पर, इन ग्राफ्स को देखकर आपने जो समझना है वो ये कि अगर एक रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो फिर उसकी रिवर्स डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। और अगर किसी रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ज़्यादा है सॉरी, तो उसकी रिवर्स डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होने वाली है। सही जी, ये इन्फॉर्मेशन भी क्लियर है। देखें ज़रा, ये रिएक्शन अगर यहाँ से शुरू होता है, ये वाला देख लेते हैं रिएक्शन, ये वाला देख लेते हैं, दोनों में ही एक बात है। अब ज़रा देखें कि ये रिएक्टेंट था हमारा, ये प्रोडक्ट था, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है, ज़्यादा है। सही जनाब, अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाता है तो एनर्जी हिल कितनी है, इतनी है। अगर रिएक्शन वापस आना चाहेगा तो फिर एनर्जी हिल कितनी होगी, इतनी हो जाएगी। सही जनाब, इसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है, ये रही थोड़ी सी। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बनना है तो अब की बारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सीखा हमने क्या कि भाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए उसकी कोई और वैल्यू होती है, रिवर्स रिएक्शन के लिए उसकी कोई और वैल्यू होती है। अगर फॉरवर्ड में उसकी वैल्यू कम है तो रिवर्स में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा।
तो ये था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट। एक और बात आप गौर करें, वो क्या है कि चाहे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चाहे ज़्यादा हो, इससे डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डेल्टा एच क्या है, ये रहा जी, कहाँ लिखा था मैंने, डेल्टा एच है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का फ़र्क। याद रख लें कि चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए चाहे रिएक्शन बैकवर्ड में जाए, डेल्टा एच सेम ही रहता है रिएक्शन का, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है। मसलन अगर आप ऐसे कह देते हैं कि हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं वाटर और इसके लिए एंथैल्पी चेंज है -285.8, तो जब आप पानी से वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएंगे ना, तब भी न्यूमेरिकल वैल्यू 285.8 ही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो याद रखने वाली बातें काफ़ी सारी हो गई जी। मैंने पहली बात बता दी कि एंथैल्पी चेंज क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी का फ़र्क होता है। दूसरी बात मैंने कही, रिएक्शन चाहे फॉरवर्ड में जाए चाहे रिवर्स में जाए, जो एंथैल्पी चेंज है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, बस उसका साइन चेंज होता है। तीसरी बात मैंने कही कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट की एनर्जी का फ़र्क। और चौथी बात मैंने ये कही कि अगर एक रिएक्शन की फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिवर्स की ज़्यादा होगी, और अगर फॉरवर्ड की ज़्यादा है तो रिवर्स की कम हो जाएगी। इन सारी बातों को हमने देख लेना है, इनको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना है, इससे हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। तो चारों बातें क्लियर होनी चाहिए, उम्मीद है कि क्लियर हैं चारों बातें। अब अगर हमें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो हम चलते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से मिलते जुलते एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं जी, ऐसे रिएक्शंस जो कंटिन्यू ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, उन्हें आप कह देते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। एक हो गए स्पॉन्टेनियस और एक हो गए नॉन स्पॉन्टेनियस। सही जनाब। अब ज़रा लिस्ट बना लेते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए क्यू जो है वो गिवन बाय द सिस्टम, इवॉल्व बाय द सिस्टम दोनों हो सकते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हीट गिवन बाय द सिस्टम भी हो सकती है, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम भी हो सकती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी मेन स्ट्रीम लाइन में है नहीं हमारे सिलेबस में किसी तरह भी, लेकिन क्योंकि सवाल बनाने वाले कई दफ़ा अचानक से पूछ लेते हैं, तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एक टर्म है जी गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना जी, ये मेजर है ऑफ स्पॉन्टेनिटी। इससे पता लगता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। अगेन मैं कहूँगा कि मेनली तो ये सिलेबस का ऐसा हिस्सा नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो है उसके तौर पर हम बात कर लेते हैं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना लेस देन ज़ीरो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर गिब्स फ्री एनर्जी ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर वो कहता है कि रिएक्शन जो है ना वो एट इक्विलिब्रियम है। सही जनाब। जितनी केसेस थे मैंने सारे बता दिए, यानी कि यहाँ से सीखने को हमें ये मिला कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसके लिए सिर्फ एक पैरामीटर है। अगर उसकी गिब्स फ्री एनर्जी ज़ीरो से कम होगी तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ये बात तो चलें अहम हो गई, लेकिन इस बात पर आपका क्या ख्याल है। इस बात से हमें पता लगा कि भाई जो लोग कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हैं
यानी कि जिनके लिए डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है वो तो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो लोग जो कहते हैं कि जी एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो तो हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो तो हमेशा खुद ब खुद कभी भी नहीं होते, ऐसी कोई बात नहीं है। याद रख लें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। क्लियर है जी बात? चलें, ये बात अच्छी बहुत ज़रूरी है। ये डेल्टा जी के अलावा कोई हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है। दुनिया का कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। आपको सिर्फ ये क्राइटेरिया से जज करना पड़ेगा और ये क्राइटेरिया हमारी मेन लाइन में फॉल नहीं कर रहा, इसलिए रिएक्शंस जो है ना उनकी स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनियस होना, उनकी जजमेंट कोई हमारे सिलेबस में इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं जी। हमारा अगला जो स्टेप है वो ये है कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की कुछ मिसालें दे दें। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की कुछ मिसालें दे दें। हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की मिसालें दे रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम मिसाल दे रहे हैं रेस्पाइरेशन की। सांस लेने का अमल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके टूट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के अंदर रोशनी जो है वो ग्लूकोज बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, और इस तरह हाई एनर्जी बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं और उस वजह से एनर्जी एंट्रैप हो जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं इनके अंदर बॉन्ड ब्रेकेज, जब भी बॉन्ड टूटेगा तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, चाहे कहीं भी हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा उल्टा हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है। जब भी बॉन्ड बनेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और जब भी बॉन्ड ने टूटना है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है का मतलब है कि इसके अलावा हो ही नहीं सकता। आगे चल पड़ते हैं जनाब। अगर हम बात करें मेल्टिंग की तो मेल्टिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बॉइलिंग की, बॉइलिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एवेपोरेशन की तो एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके सामने लिख लें तो कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसके अलावा आप बात कर सकते हैं फ्रीजिंग की। फ्रीजिंग भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सही जनाब, फ्रीजिंग भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर हमने कुछ मिसालें लिख ली एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस की। और कोई मिसालें हैं जी हमारे पास? जी हाँ, यहाँ पर हम डी के बाद ई, कंबस्टन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, इसके अलावा नहीं होता। और इसी तरीके से लैटिस फॉर्मेशन वो हमेशा ही एक्सोथर्मिक होगी, इसके अलावा नहीं हो सकता। सही जनाब। और दूसरी तरफ अगर हम देखें एंडोथर्मिक प्रोसेस में तो उसमें हम एटोमाइजेशन की मिसाल ले रहे हैं। एटम जब भी बनेंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और इसी तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी मिसालें मैंने कोट कर दी जो कि नॉर्मली हम जिनके बारे में डाउटफुल रहते हैं कि आया वो एक्सोथर्मिक हैं या वो एंडोथर्मिक हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एग्जांपल्स आर देयर, तो आप इन्हें देख सकते हैं। आप इसी से हिसाब भी लगा सकते हैं कि सब्लिमेशन कैसी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगर देखेंगे तो सब्लिमेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक हिंट के तौर पर बता देता हूँ कि अगर सॉलिड से लिक्विड बने या लिक्विड से गैस बने तो फिर सॉलिड से लिक्विड से गैस की तरफ जाते हुए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, यानी कि ये सारे के सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं।
लेकिन अगर आप गैस से लिक्विड से सॉलिड में आए तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, यानी कि ये सब के सब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। ये भी इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। तो फिजिकल चेंजेस के अंदर अगर सॉलिड से गैस बन रही हो तो होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, और गैस से सॉलिड बन रहा हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। सही है जी मामला। तो ये सारी बातें करने के बाद अब हमने आगे की तरफ चलना है और कुछ सवाल देखने हैं। जी जनाब, तो क्वेश्चंस हमने लिख लिए हैं, कुछ बोर्ड पर आप देख सकते हैं। 9 के करीब क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं। हम एक एक करके इनका जायज़ा लेंगे, इनकी डिस्कशन करेंगे और साथ साथ हर बारी जो जो इन्फॉर्मेशन आपने आज के लेक्चर में पढ़ी है उसे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। आप देखते जाएं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है, कौन सा कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है वो यहाँ पर लग सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ए कोई सॉलिड है, उसे आप मेल्ट करवा रहे हैं, वो लिक्विड में आ जाता है। फिर आप उसे वेपोराइज करवाते हैं, वो गैस में चला जाता है। उस वेपोराइज फॉर्म को आप कंडेंस करते हैं, वो लिक्विड में आ जाती है दोबारा से, और फिर आप उसे फ्रीज करते हैं, वो सॉलिड में चली जाती है। तो 4 स्टेप हो गए, 1 2 3 4। सवाल ये पूछता है आइडेंटिफाई दी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। ज़ाहिरी बात है कि इन चारों प्रोसेसेस में से कुछ एंडोथर्मिक होंगे, कुछ एक्सोथर्मिक होंगे। तो अब पूछ रहा है कि आप बताएं इन सब में से एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। हमने क्या सीखा था कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रोसेसेस हो जाएंगे एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड का बनना और लिक्विड से गैस का बनना, ये मुझे लगता है कि ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी कि जिन्हें एंडोथर्मिक होना चाहिए। इसके मुकाबले में जब आप गैस को कंडेंस करेंगे तो हमने पिछली अपनी जो डिस्कशन है उसमें सीखा कि कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसी तरीके से फ्रीजिंग भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसीलिए इस तरह के सवालों के लिए जो फिज़िकल फिनोमेना है ना दुनिया के, उनको मैंने क्लासीफाई कर दिया है ताकि आपको वो याद रहें और आप इस तरह के सवालों को जल्दी से हैंडल कर लें। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया कि 1 और 2 जो है ना जी, वो पक्के पक्के एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। दूसरा सवाल भी इसी से मिलता जुलता है, द मोस्ट एंडोथर्मिक प्रोसेस आउट ऑफ द अबव। अब ये तो आपने बता दिया कि 1 और 2 जो हैं वो एंडोथर्मिक हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि 1 और 2 में से ज़्यादा एंडोथर्मिक कौन है। अब एंडोथर्मिक में हमने क्या सीखा कि सॉलिड से लिक्विड में अगर आप जाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए ओनली स्मॉल काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, लेकिन जब आप लिक्विड से गैस में जाते हैं तो देयर इज लार्ज काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो लिक्विड से गैस में जाएं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ज़्यादा होता है। अब जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज ज़्यादा होगा वो प्रोसेस उतना ही ज़्यादा एंडोथर्मिक भी होगा। तो यहाँ से हमने सीखा कि भाई लिक्विड से गैस में जाना ज़्यादा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं सब्लिमेशन भी डाल लूँ ना, यहाँ पे कोई 5 नंबर भी प्रोसेस हो, सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन में सॉलिड से लिक्विड और फिर गैस की तरफ डायरेक्टली जा रहे हैं आप, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो यहाँ से हम सीखेंगे कि भाई यहाँ पे जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना वो सबसे ज़्यादा एंडोथर्मिक होना था। सही है जी बात। तो अगर सॉलिड से लिक्विड, ये एंडोथर्मिक है थोड़ा सा, लिक्विड से गैस काफ़ी एंडोथर्मिक है, लेकिन अगर आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाएंगे यानी कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बात करेंगे तो वो तो सबसे ही ज़्यादा एंडोथर्मिक होगा। ये इंफॉर्मेशन
चैप्टर नंबर 4 में बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर नामी टॉपिक के बिल्कुल आगे एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस में लिखी हुई है। उसे हमने आज के लिए ही बचा कर रखा था। वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आज हमने क्लियर कर दी। एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस शामिल है, करना है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो इस टॉपिक से आपको क्लियर हो गई जी। मैं रिपीट कर दूं, 4th चैप्टर बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के बिल्कुल आगे एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस के नाम से एक टॉपिक है, वो आपने करना है और उसमें यही बात लिखी हुई है जो अभी अभी मैंने समझाई आपको। 2 क्वेश्चन हो गए जी। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे हम। सवाल है कि एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस ओरिजिनली कम्स फ्रॉम। अब यहाँ पर ये जो वर्ड ओरिजिनली आ गया, इससे हमें कोई मदद मिल गई कि हम ओरिजिनल सोर्स ढूंढ रहे हैं एनर्जी का। तो मैंने बताया था लेक्चर के दौरान कि भाई ओरिजिनली जो एंडोथर्मिक प्रोसेस की एनर्जी है ना, वो मालिक्यूल्स खुद ही देते हैं। पहले मालिक्यूल्स खुद ही एनर्जी देते हैं, फिर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस में वो ठंडे हो जाते हैं। जब वो ठंडे हो जाते हैं तो इस ठंडक को, इस एनर्जी की जो रिलीज़ हुआ है, एनर्जी जो रिएक्शन करवाने के लिए चाहिए थी, वो एनर्जी दी सिस्टम ने खुद। फिर इस सिस्टम की एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए सराउंडिंग से, बाउंड्री से, बाहर से एनर्जी अंदर आती है और इसी वजह से फिर सराउंडिंग कूल डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया जी चार्ली सिस्टम इटसेल्फ। सही जनाब। तो अब यहाँ पर ये देख लें कि ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। हमने कहा है ओरिजिनली कम्स फ्रॉम, ओरिजिनली सिस्टम के अपने पास से एनर्जी आ रही है, लेकिन अगर आप एज ए होल देखेंगे तो फिर एनर्जी जो है ना एंड पर कहाँ से आएगी, वो सराउंडिंग से आएगी। सही जनाब। हीट इज़ गिवन बाय दी सराउंडिंग। सही जनाब। तो मैंने सिस्टम इटसेल्फ क्यों कर दिया, क्योंकि मैं ये ओरिजिनली वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सिस्टम खुद एनर्जी देता है, उसके बाद फिर वो सराउंडिंग से आ जाती है और फिर सिस्टम को हीट मिल जाती है। सही जनाब। तो अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट इज़ गिवन बाय, तो आपने सराउंडिंग ही लगाना है, लेकिन ये जो ओरिजिनली है इसका मतलब है कि सिस्टम खुद भी एनर्जी देता है। अगर सिस्टम का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आप सराउंडिंग लगा देंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ ट्रू फॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में क्या बात सही है। पहला ऑप्शन, क्या फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन के बराबर है, या फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन से कम है, या फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन से ज़्यादा है, या फिर रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा सवाल है जी, और इसको अभी हम हल करेंगे। यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बगैर तो काम नहीं बनेगा। इस सवाल को हल करने में मुश्किल हो जाएगी, तो काफ़ी ग्राफ ये काम आएगा, आगे भी काम आ रहा है। ग्राफ बना रहा हूँ थोड़ा बड़ा सा, और यहाँ पर ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो। ये बात तो आपको अब याद हो चुकी होगी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी हमेशा ही ज़्यादा होती है। सही जनाब। अब एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा ऐसे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के फ़र्क को क्या नाम देते हैं, डेल्टा एच। आगे चलते हैं। रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी के फ़र्क को क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। अब मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन रिवर्स में चला जाए। जब ये रिएक्शन रिवर्स में जाएगा तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाता है और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाता है। अब जनाब ये रिएक्शन जा रहा है रिवर्स में। जब इस रिएक्शन ने रिवर्स में जाना है, इस रिएक्शन ने जाना है रिवर्स में, तो रिवर्स में जाएगा तो रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान एनर्जी का फ़र्क आ गया। ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स रिएक्शन। समझ रहे हैं बात। देखें ज़रा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन थी आपके पास। जब आप इसे रिवर्स लेकर गए तो फिर हमें क्या पता लगा कि जनाब जब आप इसे रिवर्स लेकर जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन की वो कम आ रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ज़्यादा हो तो रिवर्स में कम होती है, याद आ रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ज़्यादा तो रिवर्स में कम। यहाँ से हमें पता लगा कि भाई एंडोथर्मिक प्रोसेस, इंफॉर्मेशन भी हो गई कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए
फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। मैं चाहता तो पीछे जब हमने टॉपिक पढ़ाया तब भी लिख सकता था, लेकिन तब कई दफ़ा ना कुछ बातें हम उसे बड़ा लाइट ले लेते हैं, जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी जाएं तो ये बात को हम चाह रहे थे कि आप सीरियस लें, इसलिए मैंने सवाल की शक्ल में आपसे पूछ लिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने उसी टॉपिक में जहाँ पे आप एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी की बात कर रहे हैं लिख लेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी के क्या हालात हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हालात हैं। चलें आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखें। A + B गिव्स अस C, डेल्टा एज की वैल्यू दी गई है -800, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन नज़र आ रहा है जी। अभी तक तो ये वो कहता है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन, इट इज़ स्पॉन्टेनियस। क्या ये स्पॉन्टेनियस है? क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का पता हमें डेल्टा एज से चल सकता है? हम कहेंगे नहीं जी, ऐसे नहीं। डेल्टा एज से हमें नहीं पता लगता कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, बल्कि हमें तो डेल्टा जी देखकर पता लगता है। सिर्फ वही है जो हमें बता सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं मुझे नहीं पता। इट इज़ स्पॉन्टेनियस एंड एक्सोथर्मिक। जब हमें पता ही नहीं कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं तो हम बीटा को कैसे टिक करें? डेल्टा इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर वही बात कि हमें नहीं पता कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। हमें कब पता होगा? जब हमें डेल्टा एच के अलावा डेल्टा जी पता हो। एक रास्ता, दूसरा रास्ता भी है। कुछ रिएक्शन ना इतने कॉमन है हमारी ज़िंदगी में कि वो हमें वैसे ही बताएंगे वो स्पॉन्टेनियस हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस है। मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछे कि बर्फ़ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो अब आपको डेल्टा एच, डेल्टा जी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि बर्फ़ अगर पड़ी होगी घर में तो वो पिघल जाएगी, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सही जनाब। माचिस का जलना स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? आप कहेंगे जी स्टार्ट कर दें वो जलती रहेगी। कंबस्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब ये आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, डेल्टा जी मालूम होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सही जी। पानी ऊपर से नीचे आता है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, आपको पता है। अब ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सही हो गया जी मामला। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस मिलाएंगे तो साल्ट वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस हर बंदे को पता है कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, उनके लिए डेल्टा जी पता हो या ना पता उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पता है, आपने दुनिया में देखा वो रिएक्शन होते हुए, तो वो तो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ऐसे रिएक्शन A + B गिव्स अस C, हमें क्या पता A और B कौन है? हमें क्या पता रिएक्शन कैसे हो रहा है? तो फिर आप स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस पता करने के लिए डेल्टा जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसका इस्तेमाल करेंगे? डेल्टा एच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डेल्टा जी का इस्तेमाल करेंगे। अब फ़िलहाल हमें गिब्स फ्री एनर्जी नहीं दी हुई, तो हमें नहीं पता कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हमें नहीं पता कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होने से ये बात तो पक्की है कि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक तो पक्का है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस वो हमें नहीं पता। तो हमने कहा चार्ली जनाब ये एक्सोथर्मिक तो है, स्पॉन्टेनियस का पता नहीं। क्लियर हो गई थी बात। अगला सवाल देखें, बड़ा ही उम्दा सवाल है ये भी। विच इज़ स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस? कुछ प्रोसेस लिखे हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा स्पॉन्टेनियस है और एंडोथर्मिक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद हो जाएगा और एंडोथर्मिक का मतलब है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या होती है? वाटर फॉर एग्जांपल लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाना, इसे कहते हैं फ्रीजिंग। आपको याद होगा लिक्विड से सॉलिड में जाना एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैंने लिखवा दिया है, तो ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आगे चलते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग कैसे कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड में जाने को। मुझे पता है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो एंडोथर्मिक तो ये है। अब सवाल ये है कि क्या ये स्पॉन्टेनियस है
या नॉन स्पॉन्टेनियस है। मैंने अभी पिछले सवाल में क्या कहा कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो हर एक आदमी को ही पता है कि वो स्पॉन्टेनियस हैं या नहीं, तो उनके लिए आपने डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा ई, डेल्टा पी, डेल्टा टी कुछ नहीं देखना, आपको पता है कि वो स्पॉन्टेनियस हैं तो बस वो स्पॉन्टेनियस हैं। बर्फ़ का पिघलना स्पॉन्टेनियस है, किसी को भी पता है कि वो स्पॉन्टेनियस है, और हमें ये भी पता है कि वो एंडोथर्मिक है, तो बीटा हमारा जवाब हो सकता है। चलें चार्ली देख लेते हैं। एवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का एवेपोरेट करना, क्या ये स्पॉन्टेनियस है? भाई पक्की बात है स्पॉन्टेनियस है। क्या ये एंडोथर्मिक है? जी हाँ एंडोथर्मिक होता है। ये जो मैंने लिस्ट बनाई थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, उसमें एवेपोरेशन ऑफ वाटर को एंडोथर्मिक ही लिखा था, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन बी एंड सी दोनों ही एंडोथर्मिक हैं, दोनों ही स्पॉन्टेनियस हैं। अगला क्वेश्चन देखें जनाब, ए नॉन स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज, इनमें से कौन सा एक नॉन स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? अब इस सवाल को पूछने की भी एक वजह है, वो वजह ये है कि किताब में जो मिसालें लिखी हुई हैं आप उनको ना क्लासीफाई करें एज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, और वो जो है ना आपने अगेन ग्रुप में शेयर कर देनी है। अब तो नए ग्रुप भी बन गए हैं माशाल्लाह, तो वो ग्रुप में आपने एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं किताब में और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है किताब में वो आपने नोट करके वहाँ पर डाल देने हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फ़िलहाल कि इनमें से कौन सा एक नॉन स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आपकी रहनुमाई के लिए मैं यहाँ पर हर एक के लिए ना डेल्टा एच की वैल्यू लिख दूँगा ताकि आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पहचान सकें, और नॉन स्पॉन्टेनियस भी पता लग जाएगा इंशाल्लाह आपको। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl का रिएक्शन, इसके लिए रिएक्शन की वैल्यू है -57.4, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो है। अब सवाल ये है कि क्या ये नॉन स्पॉन्टेनियस है? सोचें ज़रा, एसिड और बेस को मिलाएं, साल्ट और वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा, ये तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। टाइट्रेशन करते हैं आप, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो था लेकिन ये स्पॉन्टेनियस था। काट दें। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके NO बनना, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है 180.5, प्लस का मतलब है कि ये तो एंडोथर्मिक हो गया, हमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस ढूंढना था। काट दें। आगे चल पड़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है +16.2, प्लस का मतलब है ये तो एंडोथर्मिक है। काट दें। आगे चल पड़ते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनना, इसके लिए वैल्यू है -285.8। अब सवाल ये है कि ये एक्सोथर्मिक तो है, अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? अब यहाँ पर हमने ये सवाल पूछा है विद रेफरेंस टू 11 चैप्टर, भी आपको पता है, आपने वहाँ पे पढ़ा है। आगे जाकर हम देखेंगे भी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है ना जी, इसके लिए प्लाटिनम कैटालिस्ट चाहिए होता है, तो कैटालिस्ट के बगैर ये रिएक्शन नहीं होता। तो इस बुनियाद पर हमें पता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आपने देखा कि सवाल में आमतौर पर जो डाटा किताब में कहीं ना कहीं मेंशन्ड होता है ना किसी फॉर्म में मेंशन्ड होता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको जितने रिएक्शंस हैं किताब में उनकी फहरिस्त बनाकर उनकी वैल्यूज़ याद रखनी चाहिए। पेपर में हो सकता है इसी तरह वो वैल्यूज़ दे दे, लेकिन अगर नहीं देता तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आपको क्लियर हो कि कौन कौन सी वैल्यूज़ वहाँ पर मौजूद हैं। तो वैल्यूज़ याद रखना जी आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल हो गया आपसे कि जो वैल्यूज़ किताब में जिन रिएक्शंस की दी गई हैं वो आपको पता हों और ये आपको अंदाज़ा हो कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पर आप इसे ध्यान में रखें। 8वां सवाल बहुत ही आसान, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है? क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के जमा को कहते हैं या उनके फ़र्क को कहते हैं, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट की एनर्जी के फ़र्क को कहते हैं? मैंने बताया था जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट की एनर्जी के फ़र्क को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ से अभी आपने नोट भी किया था। आखिरी सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल आमतौर पे अच्छे ही होते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे कि जब भी सवाल कराते हैं तो कह देते हैं अच्छा सवाल है, तो सारे ही अच्छे हैं। सारे ही अच्छे हैं आमतौर पर, सारे सवाल, इतनी सारी किताबें हैं उनमें इतने सारे सवाल हैं, लेकिन हर सवाल बोर्ड पर नहीं लिखा होता। यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री की क्लास में बड़े ख़ास सवाल लिखे होते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई भी सवाल उठा और जनाब यहाँ पे पूछ लिया, ऐसे नहीं हो रहा। हर सवाल के पीछे कोई वजह है, हर सवाल के पीछे कोई एक पीछे जो हमने बैकग्राउंड पढ़ा होता है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर किया होता है।
तो इसलिए कहता हूँ कि अच्छे सवाल हैं। फ़िलहाल ये जो अच्छा सवाल है ये किसी और कंपनी का सवाल है, उनकी किताब में कल मुझे देखने को मिला, तो मैंने कहा कि आपसे पूछ लूँ। सवाल ये है कि फॉर ए रिएक्शन energy of activation is 15 joule and delta H is 5 joule. What is energy of activation for reverse reaction? अच्छा जनाब, क्या बात पूछ रहा है कि एक रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 15 और डेल्टा एच है 5। बताएं कि रिवर्स रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन जाए तो फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी। देखें ज़रा, सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा ग्राफ बनाऊंगा, फिर मुझे ये सवाल पैदा होगा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ है, वो तो कोई मसला नहीं, वो तो सबसे ऊपर होगा। फिर मुझे रिएक्टेंट बनाना है, वो भी मैं चलें यहाँ बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला फ़र्क जो है ना, ये कितना है 15, सही जनाब 15 जाउल है। अब सवाल ये है कि मैंने रिएक्टेंट तो बना लिए, प्रोडक्ट कहाँ बनाऊंगा ये कैसे पता लगेगा। अब प्रोडक्ट कहाँ बनाऊंगा वो मुझे डेल्टा एच की वैल्यू से पता लग रहा है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है +5, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ प्लस लिखा होता है। प्लस का मतलब है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस हो तो रिएक्टेंट नीचे होता है और प्रोडक्ट ऊपर होता है। ये वाली वैल्यू आ गई +5, ये वाली है +15, सही जनाब। तो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई 15, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फर्क हो गया 5। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन जाता है तो 15 जाउल एनर्जी ओवरऑल आ रही है। अब वो कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी है 15, बताएं फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 15, बताएं रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। बड़ा ही आसान सवाल लग रहा है। अब ज़रा देखें, हमने क्या कहा था कि अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। गौर करें ज़रा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में गया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी 15। अब जब ये रिवर्स में आएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएंगे रिएक्टेंट बन जाएंगे प्रोडक्ट। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी, सही ना। अब आप देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो ये रही, ये वाली वैल्यू है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो अगर फॉरवर्ड में ये 15 थी तो 15 में ये वाली वैल्यू भी शामिल है, ये वाली वैल्यू भी शामिल है। अब रिवर्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो रिवर्स की वैल्यू आ जाएगी +15 - 5 बराबर है 10, सही जी। 10 क्यों आ गई? क्योंकि फॉरवर्ड के लिए 15 है, तो जब आपने रिवर्स में आना है तो आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा माइनस हो गया, तो फिर ये वैल्यू कितनी बची जी? 10 बच गई। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 10 हो गई वैल्यू प्लस के अंदर। एक और बात आप यहाँ से सीख लें, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ना हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये कभी भी माइनस में नहीं होती। फॉलो किया जी आपने? मैंने क्या कहा था कि टोटल वैल्यू 15 है। अब जब आप रिवर्स में आएंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो ये वाला हिस्सा माइनस करेंगे तो बाकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ रही है 10 जाउल। क्लियर हो गया जनाब। इसके साथ ही पहला यूनिट जो है हमारा, पहला लेक्चर वो मुकम्मल होता है। अगली बारी हेस्ला और मुख्तलिफ एंथैल्पीज़ और हेस्ला से कैसे लैटिस एनर्जी निकलती है इस बारे में बात करेंगे।